नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मॉडर्न तांत्रिक बाबा और आज आपके लिए एक और अब तक की सबसे कमाल की और जबरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं साथियों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस स्टोरी में आपको अब तक का सबसे भयानक डर का अनुभव होने वाला है और तंत्र मंत्र की साधना से जुड़े हुए बहुत ही घिनौने और गंदे तरीके आपके सामने उजागर होने वाले हैं। आपने शायद कभी ना कभी कर्ण पिशाचिनी का नाम तो सुना ही होगा। ये पिशाचिनी सामान्य पिशाचिनी जैसे नहीं होती है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी पिशाचिनी होती है कि अगर कोई अपनी साधना से उसे खुश कर दे तो आपकी रातों रात किस्मत पलट सकती है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर दें तब इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्मों तक आपको बहुत ही भयानक दुख, दर्द और पीड़ा में गुजरना होता है। तो आज की कहानी नेपाल के रहने वाले विनीत ने हमारे साथ शेयर की है और यह बहुत ही भयानक हादसा उनके अपने दोस्त यानी पवन के साथ हुआ था। हालांकि इस हादसे के बाद पवन अपने जीवन को नहीं बचा सका और मनुष्य शरीर को छोड़कर एक अलग ही योनि में चला गया और इस प्रेत योनि में काफी समय भटकते रहने के बाद उसने अपनी आप बीती अपने इस खास दोस्त यानी विनीत के साथ शेयर की है। जब पहली बार विनीत के सामने इसका दोस्त इस हालत में आया तो विनीत काफी ज्यादा डर चुका था और यह सामान्य बात है। अगर आपके सामने भी अचानक से कोई ऐसा भूत प्रेत आ जाए तो डर लगना लाजमी है, भले ही वह आपका कोई खास परिजन ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तब आप उसके साथ सामान्य होने लगते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वह अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि आखिर में मैं अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो वह मुझे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब इस पूरी स्टोरी को मैं आपको विनीत के पर्सपेक्टिव से ही सुनाने वाला हूं, जैसा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। मेरे दोस्त को गुजरे काफी समय हो चुका है और मैं हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वह अपने आखिरी दिनों में इस तरह की हरकतें करने लगा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वह मेरे सामने एक बहुत ही भयानक रूप में आया। काफी समय तक तो मुझे और मेरे घर वालों को यही लगा कि शायद कोई पराई आफत मेरे पीछे पड़ गई है। तो मैंने और मेरे घर वालों ने भी कई सारे तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर काटे, कई ताबीज वगैरह पहने, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन वह मेरा दोस्त था तो वह मुझे कभी परेशान नहीं करता था, बस मुझे हमेशा अपने होने का एहसास करवाता था। जब मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई तो फिर मैंने भी ज्यादा बाबाओं के चक्कर काटना बंद कर दिया। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया धीरे धीरे मैं उसको पहचानने लगा और काफी समय बाद मैं उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और तब उसने अपने साथ घटी हुई जो कहानी मुझे बताई कि कैसे उसकी मौत हुई है, तो उस पूरी कहानी को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आज मैं उसी की स्टोरी को आपके सामने बताने वाला हूं। यह कहानी मेरे दोस्त पवन की है। मेरा दोस्त एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके परिवार में उसकी मां शिवानी, पिता भीम, भाई विकास और एक छोटी बहन इंदु थी। यानी कुल मिलाकर वह 5 लोगों का परिवार था। एक समय था जब उनकी हालत काफी दयनीय हो गई थी। उनके घर के बाहर धारों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके पास इतना पैसा आ गया कि उनके पास गाड़ी बंगला सब आ गया। उनके घर पर काफी नौकर चाकर रहते थे और उनका पूरा परिवार काफी समृद्ध हो गया। आखिर कैसे आया था उनके पास ये जानने के लिए मैं आपको शुरू से सब बताता हूं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा दोस्त पवन अपने फाइनल ईयर में था और उसका भाई फर्स्ट ईयर में। तो बहन ने अभी अभी अपना हाई स्कूल पूरा किया था। सिर्फ मेरा दोस्त ही पढ़ाई में ठीक था। बाकी के उसके दोनों भाई बहन बस जैसे तैसे पास होते थे। उसकी बहन के हिसाब से तो उसने बस बाद में चूल्हा चौका ही करना है, इसलिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं भाई का कहना था कि कोई ना कोई नौकरी तो उसे मिल ही जाएगी, इसलिए उसे भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिता के डर से वह दोनों बस जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में लगे थे। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अचानक उसके पिता की अकस्मात मौत ने सब कुछ बदल दिया। मेरा दोस्त परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए जाहिर सी बात है कि पिता के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मेरा दोस्त अपने पिता की सहायता करने के लिए पार्ट टाइम कहीं काम करता।
इसीलिए उनकी मौत के बाद उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि मेरे दोस्त की कमाई से पूरे परिवार का खर्चा चल पाना मुश्किल था। शुरू में तो उनकी सेविंग से घर चल रहा था और पिता का साया सिर से उठते ही मेरे दोस्त के दोनों भाई बहन बिल्कुल कटी पतंग हो गए। अब उन पर ज्यादा रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं था। छोटा होने के कारण उनकी मां लाड प्यार में उन्हें ज्यादा कुछ ना बोलती, लेकिन मेरा दोस्त सबसे बड़ा था, इसलिए हर रोज उसे उसकी जिम्मेदारियां गिनाई जाती। मन मारकर पवन ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसे अपने परिवार को देखना जो था। पवन ने पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम एक जगह काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके भाई बहनों के फालतू खर्चों की वजह से उसकी तनख्वाह कहां चली जाती और पैसों का कुछ पता ही नहीं चलता। और आए दिन वे दोनों अपनी मां से पढ़ाई का बोलकर पैसे ले जाते। मेरा दोस्त जब उनको कुछ बोलता तो उल्टा उसे ही मां की सुनने की मिलती कि तेरे पापा क्या हमें छोड़कर गए, तूने सबको नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ये वो बस इन्हीं सब के कारण उसने उनको कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, छुट्टी वाले दिन मेरा दोस्त घर पर खाना खा रहा था, तभी कुछ लोग घर में आ धमके और लाख रुपए मांगने लगे। पहले तो पवन ने उन्हें ही हड़का दिया कि आखिर वह है कौन और किस बात के पैसे मांग रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि उसके छोटे भाई ने जुआ खेलना शुरू कर दिया था और वह पूरे 5 लाख रुपए जुए में हार गया है। अगर यकीन ना हो तो उसके भाई से ही पूछ लो। इस पर जब उसके छोटे भाई से बात की गई तो वह उल्टा पवन पर ही चढ़ पड़ा और बोला कि भैया, यह सब मुझे आपकी वजह से करना पड़ा। जब पिताजी जिंदा थे तो हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन जब से वह गए हैं तब से हमें हर चीज के लिए अपना मन मारना पड़ता है। अगर आप हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे होते तो मुझे यह शायद नर्दकट लेना ही नहीं पड़ता। उसके कहे यह शब्द पवन को तीर की तरह लगे थे, क्योंकि उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों तक की बलि चढ़ा दी और आज वही ऐसा बोल रहा है कि उसने उनके लिए कुछ नहीं किया। पवन अभी तक संभला भी नहीं था कि तभी मां ने उसी का पक्ष लेते हुए कहा कि इन सब का जिम्मेदार पवन ही है और अब कैसे भी करके वही यह कर्जा चुकाए। 5 लाख का कर्जा चुका पाना पवन के लिए आसान काम नहीं था। उसकी तनख्वाह में तो उसके घर वाले ठीक से रह नहीं पाते थे, ऊपर से इतना बड़ा कर्ज। खैर, यह कर्जा चुकाने के लिए पवन ने लोन लेने की सोची, लेकिन बैंक वाले पवन को बिना किसी गारंटी के इतना बड़ा लोन देने को तैयार न थे। इसीलिए थक हार कर उसने किसी शख्स से 5 पर ब्याज पर लोन उठाया, लेकिन उसकी परेशानी अब भी खत्म ना हुई। आए दिन उसे परिवार की तंगहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता। इसी दौरान उसकी बहन ने काइनेज ट्रिप के नाम से पवन से 10,000 मांगे। पवन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने मना किया, लेकिन उनकी मां ने उसे कहीं से भी उधार लेकर उसे देने के लिए कह दिया। पवन यह सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था। पैसे ना देने पर वे तीनों पवन को तरह तरह के ताने मारते, इसलिए मजबूरन उसे कहीं से कर्जा लेना पड़ता। अब नौबत यह आ गई थी कि पवन कर्जे के बोझ तले दब चुका था। पवन के दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन उसे उन दोनों के काइनलेज से फोन आया कि उसके दोनों भाई बहन पूरे 3 महीने से काइनलेज नहीं आए और ना ही उन्होंने फीस भरी है और उनकी हाजिरी इतनी कम है कि अब वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इस पर पवन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह घर न सिर्फ हर महीने फीस लेकर जा रहे थे, बल्कि कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स के नाम से भी हर महीने हजारों रुपए लेते आ रहे हैं। इसी बारे में बात करने जब वह शाम को घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बहन गर्भवती है, यानी कि वह काइन एज न जाकर अपने प्रेमी से मिलती थी और फीस और बाकी के पैसे भी उसी पर उड़ाती थी। इंदु से जब उसने सख्ती से बात की तो उसे आगे पता चला कि वह जो 10,000 लेकर घर से गई थी, काइन लेज ट्रिप का बोलकर उससे वो अपने प्रेमी के साथ शिमला घूम कर आई थी। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी अब तक शादी तक नहीं हुई थी। इसलिए उसने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और अपनी बहन को मारने दौड़ पड़ा। लेकिन इसी दौरान बीच में उसकी मां और छोटा भाई आ गया। यह देखकर पवन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आखिर क्यों इन दोनों को इतनी छूट दी। आपने देख लिया ना, इतनी छूट देने का नतीजा एक जुआरी है और एक ब्याहे पेट लेकर घर में बैठी है। अब जो करना है करो, लेकिन इसके लिए मुझे मत बोलना। मैं यहां दिन रात एक करके पैसा कमाता हूं और ये दोनों ऐसे गलत कामों में लगाते हैं। काश पापा जिंदा होते, कम से कम उनके डर से
ये दोनों हमारे घर की इज्जत सरेआम उछालने से पहले 100 बार सोचते। उसकी मां को पता चल चुका था कि अब पवन के ऊपर सारा दोष मरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह प्यार से बोली कि देखो, अब इसे मारने से कुछ नहीं होगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका पवन ने कहा कि इसका अबॉर्शन करवाकर इसकी शादी ही करवा देते हैं, लेकिन तभी उसकी बहन बोली कि वह उसी से शादी करेगी जिससे वह प्यार करती है, वरना वह पूरी जिंदगी घर पर ही बैठी रहेगी। अब पवन की मां ने भी प्यार से बोल दिया कि यह जिससे प्यार करती है उसी से इसकी शादी करवा देते हैं, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। पवन ने इस पर हां भर दी। अगले ही दिन लड़का अपने माता पिता के साथ वहां आया। उनका आदर सत्कार कर दोनों की शादी की बात की गई, लेकिन लड़के वालों ने एक गाड़ी, 5 लाख रुपए कैश, 2 तोले सोने के गहने और गृहस्थ का सारा सामान मांग लिया। अब इस पर पवन कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी मां ने रिश्ते के लिए हां कर दी और फिर अगले महीने की 4 तारीख की शादी तय हुई। लड़के वालों के जाते ही पवन ने पूछ लिया कि आखिर वो लोग 1 महीने में कैसे अरेंज करेंगे। इस पर उसकी मां ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो तू जाने, आखिर तू उसका भाई है तो तुझे ही यह सब करना पड़ेगा। पवन ने मना किया कि वह इतना पैसा इतने कम समय में अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां ने उसे सख्ती से कहा कि यह पेट से है और जितना जल्दी हो सके इसकी ढोली उठ जानी चाहिए। अगर बाहर किसी को पता चला तो बिरादरी में हमारी थू थू हो जाएगी। इतने कम समय में इतना पैसा जुटा पाना नामुमकिन था। इसके लिए उसके भाई ने एक साधना उसे बताई, वह थी कर्ण पिशाचिनी। साधना पवन ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधना कोई मजाक नहीं है। लेकिन फिर परिवार वालों का दबाव उस पर बढ़ने लगा कि कैसा भाई है, अपनी बहन के लिए थोड़ा सा दहेज भी नहीं जुटा सकता, जबकि हमने तो रास्ता भी बता दिया है तुझे। यह वो जब लगभग 10 दिन में भी पवन को हर जगह से ना सुनने को मिली, तो उसने थक हार कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी करने का निश्चय किया। इसके लिए उसका छोटा भाई एक अघोरी को लेकर आया। उस अघोरी ने पहले तो पवन को समझाया कि यह रास्ता काफी कठिन हो सकता है, लेकिन उसके परिवार वालों के दबाव में वह कुछ न बोल सका। उस अघोरी ने उसे कुछ मंत्र दिए और उस साधना को कैसे करना है वह पूरा तरीका बता दिया। अगले दिन नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवन ने अपना सारा खाना पानी लेकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। यहां उसे पूरे 11 दिन तक निर्वस्त्र रहना था, वो भी बिना लाइट जलाए। जी हां, उसे लगभग 11 दिनों तक इसी कमरे में रहना था, यहां तक कि अपना मलम पूत्र भी उसे वहीं त्यागना होगा। लेकिन हां, कमरे में एक जगह दीपक जरूर जला हुआ होना चाहिए। उसी दीपक के आगे एक थाली पर सिंदूर से त्रिशूल बनाया हुआ था। पवन को उस कमरे में हर रोज 1000 बार एक खास मंत्र का जाप करना होता था। पवन हर रोज उस मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे तैसे उसके 4 से 5 दिन निकले, लेकिन अब जो उसे करना था उसके लिए उसे मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वह करने जा रहा था वह काफी घिनौना था। इस साधना के अनुसार पवन को मंत्र उच्चारण करते हुए अपना ही मल अपने शरीर पर लगाना होगा। अब वह इसमें काफी आग आ चुका था और अब वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि इस साधना को अधूरा छोड़ने पर घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पवन ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपना ही मल अपने जिस्म पर लगाया। यह सब उसे 5 दिनों तक करना था। इसी दौरान उसे कानों में किसी की फुसफुसाना दी, जिसका मतलब था कि कर्ण पिशाचिनी उसकी साधना से प्रसन्न हो रही है। लेकिन उसे अब भी इस साधना को जारी रखना है। लगभग 5 दिनों तक करने के बाद अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, और वह था अपना ही मल खाना। पवन को अब घिन तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे यह काम भी कर ही दिया। यह सब करते ही वहां एक युवती प्रकट हुई। उस युवती ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और वह देखने में काफी खूबसूरत थी। वह युवती पवन के कान में बोली कि मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुई हूं और अब से मैं आजीवन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसके बाद पवन ने दरवाजा खोला और फिर वह बाहर आ गया। उसे इस तरह से देखकर उसकी मां ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा कि काम हो गया ना। जी बोलकर पवन नहाने चला गया। अब इसके बाद असली खेल शुरू हुआ था। पवन लायन ट्री खरीदने गया और कर्ण पिशाचिनी से कल निकलने वाली लायन ट्री का नंबर पूछा। कर्ण पिशाचिनी ने उसे उसके कान में बताया। पवन ने 1 करोड़ की लायन ट्री की टिकट ली और फिर घर वापस आ गया। अगले दिन उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी बात किसी से छिपी नहीं रह सकती थी, इसलिए यह बात आग की तरह फैल गई।
जब लड़के वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने दहेज की रकम बढ़ाकर 50 लाख कर दी। उसकी माँ इस पर भी मान गई कि चलो बहन को ही तो जा रहा है और पवन तो और ले लेगा। खैर, सारा लेन देन पूरा होते ही उसकी बहन की शादी कर दी गई। लेकिन पवन का व्यवहार अब काफी बदल गया था। उसके पास अब कर्ण पिशाचिनी थी और कर्ण पिशाचिनी को खुश रखने के लिए पवन हर रोज तामसिक भोजन जैसे कि मीट, मछली और शराब का सेवन भी करने लगा था। सच कहूं तो पवन के पास रातों रात इतना पैसा कैसे आया, यह उस समय सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैंने कई बार उससे इस बारे में पूछा, लेकिन वह कभी ना बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं भी इन सब में फंस जाऊं। खैर, पवन जो कुछ भी पूछता, कर्ण पिशाचिनी उसे उसका जवाब उसके कानों में बता देती। कर्ण पिशाचिनी पवन के साथ उसकी पत्नी की तरह रहती थी। कोई भी पवन से ज्यादा देर बात करें, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। खैर, पवन को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने अपना पुराना घर बेचकर शहर के पोश इलाके में एक बड़ा बंगला ले लिया था। उसके भाई और मां के फालतू खर्चे बहुत बढ़ गए थे। ऊपर से उसकी बहन को इतना सब देने के बाद भी वो अपने पति के साथ आए दिन वहां आती और एक मोटी रकम लेकर जाती। लेकिन पवन को इससे ज्यादा कुछ फर्क न पड़ता। वो बस अपना एक कमरे में पड़ा रहता। एक दिन मैं उसके पास गया तो पाया कि उसकी माँ, बहन और छोटा भाई हंसी खुशी बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं पवन अंदर अपने कमरे में बैठा हुआ था। इस दौरान उसके एक हाथ में शराब का गिलास था और एक हाथ में सिगरेट। मैंने उससे कहा कि यह तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तू पहले तो ऐसा नहीं था और अब पैसे आने से तूने सबसे बोलचाल ही लगभग बंद कर दिया है। तेरा परिवार वहां बैठकर बातें कर रहा है और तू यहां है। चल तू भी सबके साथ घुल मिल कर रह। वैसे भी यह सब तेरी ही तो कमाई का है, लेकिन तू तो सिर्फ दारू सिगरेट में ही उड़ा रहा है। मेरी बात सुनकर पवन को मेरी बात सही लगी और वह भी अपने परिवार के साथ जाकर बैठ गया। उसके वहां आते ही वे तीनों चुप हो गए। पवन ने इसका कारण पूछा तो उसकी मां ने साफ साफ बोल दिया कि अगर तू हमसे ज्यादा बात करेगा तो कर्ण पिशाचिनी नाराज होगी, इसलिए तू अपने कमरे में अकेला बैठ। पवन को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह जो कह रही थी वह बिल्कुल सही भी था, इसलिए वह वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। ज्यादा अकेले रहने के कारण ही पवन काफी परेशान रहने लगा था। इसी कारण वह शराब सिग का सेवन ज्यादा करने लगा। मैं कोशिश करता था उससे बातचीत करने की, लेकिन अब तो उसने मुझसे बात भी करना बंद कर दिया था। मैंने भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी अपने काम थे। खैर, ऐसे ही दिन कट रहे थे। पवन के पास काफी पैसा था, लेकिन सुकून नहीं। वहीं पवन का परिवार बड़े ही शौक से उस पैसों को खर्च कर रहा था, बिना यह जाने कि पवन पर क्या बीत रही होगी। अब यह बात पवन को टकने लगी थी कि आखिर उसका परिवार उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करता है। इसलिए एक दिन पवन ने कर्ण पिशाचिनी से इसका कारण पूछा, जिसे सुनकर पवन के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। कर्ण पिशाचिनी ने उसे बताया कि यह पवन की मां नहीं बल्कि चाची है। पवन की मां जब पवन छोटा था तब गुजर गई थी, फिर बाद में बीमारी की वजह से उसके पिता चल बसे। उस समय उनके परिवार के पास 50 बीघा जमीन थी, जो पवन के पिता और चाचा में बराबर में बंटनी थी। अब पवन के पिता के गुजरने के बाद 25 बीघा जमीन पवन की हो गई थी, लेकिन पवन अभी मात्र 2 साल का था और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। ऊपर से वह 25 बीघा जमीन भी उसी की थी, इसलिए उसकी चाची, जिसे कि पवन अभी अपनी मां समझता है, वह आगे आई और पवन को गोद ले लिया। उसके पति इससे बेहद खुश थे कि उनकी पत्नी उनके परिवार का कितना ख्याल रखती है। अब तक उसने पवन को खुद को मां और उनके पति को पापा बोलना सिखा दिया था। इसी दौरान पवन के पिता, जो कि पहले उसके चाचा थे, उनकी शहर में नौकरी लग गई और वह शहर चले गए। पीछे गांव में रह गया पवन अपनी मां और छोटे भाई के साथ। पवन की मां ने सिर्फ जमीन के लालच में पवन को गोद लिया था। इसके अलावा उसे उससे कोई लगाव नहीं था। पति के जाने बाद वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वह सिर्फ अपने बेटे पर ही ध्यान देती। कभी कभार उनका पति आता तो वह उनके साथ शहर जाकर रहने की जिद करती, क्योंकि गांव में अब उनका कोई रिश्तेदार नहीं बचा था, इसलिए उसका गांव में मन नहीं लगता था। लेकिन सवाल यह था, शहर में वह अपने परिवार को रखे कहां? तभी उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम पवन की कुछ जमीन बेच दें और उससे जो पैसे मिले उससे शहर, घर और गृहस्थी का सारा सामान खरीद लें। वैसे भी पवन को तो हम ही पाल रहे हैं, इसलिए अगर इसकी थोड़ी सी जमीन बेच भी दें
तो क्या फर्क पड़ता है। उनके पति को यह बात ठीक लगी और उन्होंने पवन के हिस्से की कुछ जमीन बेचकर शहर में घर लेकर अपने परिवार के साथ वहां रहने लगे। उसके पापा के रहते पवन को हर चीज मिली। वो पढ़ना चाहता था, उसके पिता ने उसे पढ़ाया, लेकिन उसके छोटे भाई बहन पढ़ाई में अच्छे थे और कई कई बार तो फेल ही हो जाया करते थे। इस वजह से पवन के पापा उन दोनों को खूब डांटते थे। यह सब देखकर उसकी मां को पवन पर बहुत गुस्सा आता था। पवन के पिता जैसे चाचा के गुजरते ही उसकी मां अपने असली रूप में आ गई और उस पर सारी जिम्मेदारियां थोप दी ताकि वह आगे न बढ़ पाए। अब उनका यह सच पवन के सामने था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपना परिवार समझा वह तो कभी उसका परिवार था ही नहीं। तभी तो उन तीनों ने कभी उससे प्यार के 2 मीठे बोल तक ना बोले थे। उस दिन पवन काफी रोया, लेकिन कुछ देर बाद उसने ठान लिया कि अब वह खुद का और इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए उसने अब अपनी माँ, भाई और बहन को 1 पैसा भी देने से मना कर दिया। पवन का यह रूप देखकर वे तीनों एकदम भभक गए। तब पवन की माँ ने उसे फिर से कमजोर करने की कोशिश करते हुए कहा कि तेरे पिता नहीं है, तभी तू आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अगर वह आज जिंदा होते तो हमें किसी चीज की कमी ना होती। यह कहते हुए वह दोबारा घड़ियाल आंसू बहाने लगी। लेकिन पवन ने अब साफ साफ बोल दिया था कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो किसी भी कीमत पर उसे कर्ण पिशाचिनी साधना ना करवाते। अब वैसे भी यह दोनों इतने बड़े हो चुके हैं कि अपना खर्चा खुद निकाल सके, इसलिए अब से अपना खर्चा खुद उठाए। मैंने बहुत कर लिया अब। यह तभी पवन की बहन बोली कि भैया, अगर मैंने उन्हें पैसे लाकर नहीं दिए तो वह लोग मुझे घर से निकाल देंगे। यह सुनकर पवन ने अपनी माँ और छोटे भाई से बोल दिया कि उसकी बहन अब इस घर में नहीं आ सकती और उसने लाखों रुपए देकर इसकी शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब अपने सगे बेटे को बोले कि अब वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अगर नहीं कर सकते तो मेरे घर से तुम दोनों निकल जाओ। यह बोलकर मेरा दोस्त तो वहां से चला गया। लेकिन अब वे तीनों सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो पवन उन्हें 1 रुपया भी नहीं देता था। पवन के भाई को अय्याशी की आदत लग चुकी थी, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे यह सब करने के लिए। इसलिए वह इसका कोई समाधान सोचने लगा। तभी उसकी मां ने कहा कि अब हमें पवन की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद उसके पास जितना भी पैसा है वह सब हमारा होगा। इस पर वे दोनों मान गए। लेकिन अब सवाल यह था कि कर्ण पिशाचिनी के होते हुए पवन को मारा कैसे जाए, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी हमेशा उसके साथ ही रहती थी। इसलिए उसके भाई ने एक प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वह यह कि अगर कर्ण पिशाचिनी खुद ही पवन की हत्या कर दे तो, लेकिन पवन कर्ण पिशाचिनी का पूरा ध्यान रखता था। किसी पराई स्त्री की तरफ तो देखता भी नहीं था और उसे हर रोज मांस मदिरा भी देता था। इसलिए कर्ण पिशाचिनी उससे इतनी आसानी से क्रोधित होगी यह मुश्किल था। इसी दौरान उसके भाई विकास को एक आइडिया आया। उसे याद आया कि पवन अपने कॉलेज के समय में एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन कभी उससे अपने दिल की बात कर नहीं पाया। विकास ने जैसे तैसे करके उस लड़की को ढूंढ निकाला। उस लड़की का नाम नंदिनी था। वह थोड़ी लालची थी। उसे जैसे ही पता चला कि पवन उसे चाहता है तो वह मन ही मन खुश हुई कि चलो अच्छा है, उसे शादी के लिए इतना रईस इंसान मिल चुका है। नंदिनी शाम के समय बंठन कर पवन के घर पहुंची। नंदिनी को अपने सामने देखकर पवन के दिल में भावनाओं का एक सैलाब सा आ गया। तभी नंदिनी बोली कि कैसे हो पवन, अब तो तुम इतने पैसे वाले हो गए हो कि मुझे भूल ही गए होंगे। मैंने हमेशा इंतजार किया कि तुम अब मुझे अपने दिल की बात बताओगे, लेकिन वह दिन तो आया ही नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे अपने दिल की बात कर लूं, ताकि मुझे बाद में अफसोस ना हो कि मैंने तुमसे कभी इस बारे में बात नहीं की। आई लव यू पवन। यह सुनकर पवन ने नंदिनी को गले लगाते हुए लव यू टू कहा। नंदिनी और पवन काफी देर तक यूं ही बात करते रहे और उसके बाद नंदिनी घर चली गई। नंदिनी के जाते ही कर्ण पिशाचिनी उस पर भड़कते हुए बोली कि तुम्हें पता है ना कि मेरे साधक को पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अब इस पर पवन कुछ बोलता इससे पहले ही कर्ण पिशाचिनी उसके कानों में जोर जोर से चीखने लगी। पवन उससे बचने के लिए गुहार लगाता रहा कि उसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन कर्ण पिशाचिनी नहीं रुकी। वह ऐसे ही पवन के कानों में चीखती रही। 2-3 दिनों तक यह सिलसिला चलने के बाद थक हार कर पवन ने फांसी लगा ली। पुलिस फाइल में पवन को मानसिक रूप से परेशान दिखाकर केस भी बंद कर दिया गया। अब पवन के सारे पैसे उसकी चाची और भाई बहन के थे। पवन को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी।
ऊपर से इस साधना के कारण वह एक प्रेत भी बन चुका था और अब वह अपने परिवार से अपनी मौत का बदला लेने के लिए आतुर था। एक रात उसकी मां अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक पवन की आवाज से उसकी नींद खुली। आंख खोलते ही उसने पाया कि पवन उस कमरे के पंखे से उल्टा लटक रहा था। इस दौरान उसकी पूरी त्वचा सफेद हो चुकी थी और आंखों की जगह गड्ढे थे। वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि मां, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान किया था आप सबने मुझे। अब मेरी बारी। पवन को इस तरह से देखकर उसकी मां चीखते हुए वहां से भागी। उसकी मां भागती हुई सीधा अपने बेटे विकास के कमरे की ओ गई और दरवाजा पीटने लगी। कुछ देर में विकास ने झल्ला हुए दरवाजा खोला और कहा कि क्या बात है मां, क्यों ऐसे जानवरों की तरह दरवाजा पीट रही हो? उसकी मां डरते हुए बोली कि पवन की आत्मा मुझे परेशान कर रही है। विकास ने आगे बढ़कर उनके कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर विकास बोला कि यह आपका वहम होगा, वहां कुछ नहीं है, सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ये बोलकर विकास वापस अपने कमरे में चला आया। उसकी मां भी घबराते हुए अपने कमरे में पहुंची तो पाया सच में वहां कोई नहीं था। शायद यह उनका वहम होगा। ये सोचकर वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अभी उन्हें आंखें बंद किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि कोई उनका गला दबाने लगा। यह महसूस कर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि पवन का सफेद भयानक चेहरा उसके चेहरे के सामने था। वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उनका गला रहा था। शिवानी जी ने जोर लगाकर जैसे तैसे खुद को उससे छुड़वाया और फिर बाहर को भागी और फिर से विकास के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। विकास गुस्से में बाहर आया और बोला कि यह सब क्या लगा रखा है, सोने क्यों नहीं दे रही आप? शिवानी जी ने उसे सारी बात बताई कि पवन उसका गला दबा रहा था और अब वह वहां नहीं सो सकती। विकास गुस्से में शिवानी जी के कमरे में गया। वहां जाकर किसी को ना पाकर वह शिवानी जी पर चिल्लाते हुए बोला कि वहां कोई भी नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। अब चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। बेटे की डांट खाकर शिवानी जी वापस अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन डर के मारे वह आंखें बंद नहीं कर रही थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ ही गई। उनकी आंखें लगे अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि उन्हें अपने सीने पर एक बोझ महसूस होने लगा। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो काफी डर गई, क्योंकि पवन भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उनके ऊपर बैठा हुआ था। यह देखकर शिवानी जी याचना भरे स्वर में बोली कि बेटा, तू मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहा है? मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे पाला पोसा है। यह सुनकर पवन गुस्से में बोला कि तुमने मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए पाला पोसा था। अपने सगे बच्चों की तो तुमने सारी गलतियां नजरअंदाज की और उनकी गलतियां मेरे मत्थे मर दी। अगर तुम मेरी मां होती तो क्या तुम मुझे वह कर्ण पिशाचिनी साधना करने को बोलती? क्या तुम मेरी मौत का षड्यंत्र रचती नहीं? न तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा अब मैं तुम्हें दूंगा। यह बोलकर पवन दोबारा उनकी गर्दन दबाने लगा। तभी शिवानी जी जोर जोर से बचाओ बचाओ चीखने लगी। वह आवाज सुनकर विकास तो उठा ही, साथ में आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। अब तक पवन वहां से गायब हो चुका था। आसपास की कुछ औरतें शिवानी जी को संभालते हुए पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ जो आप इतनी रात गए ऐसे चीखी? तब शिवानी जी ने घबराते हुए कहा कि उनका बेटा उनका गला दबा रहा था। यह सुनकर वहां मौजूद सारे लोग विकास की ओर देखने लगे, क्योंकि वही तो उस घर में था। वहीं विकास ये सुनकर भड़कते हुए बोला कि मां, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारा गला दबाया? मैं तो अभी यहां इन लोगों के आने से थोड़ी देर पहले ही आया हूं। अब शिवानी जी कुछ बोलती, सारे लोग विकास को समझाने लगे कि वह उसकी मां है और मां का सम्मान करो। उन्होंने तुम्हें कितनी मुसीबतों से पाला है। क्या इस दिन के लिए कि बुढ़ापे में तुम ही उनके साथ यह सब करोगे? अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। ये बोलकर वह सारे लोग बिना शिवानी जी की बात सुने वहां से चले गए। अब विकास को उन पर काफी गुस्सा आया और वह बोला कि आखिर क्यों आपने ऐसा झूठ बोला? सबके सामने शिवानी जी ने उसे सफाई दी कि वह तेरे लिए नहीं बोल रही थी, वह तो पवन उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। विकास बोला कि अब चाहे जो हो जाए वह उनकी सहायता के लिए कभी नहीं आएगा। यह बोलकर विकास भी वहां से चला गया और अब उस कमरे में शिवानी जी वापस अकेली थी। डर के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह पूरी रात जागती रही। अगले दिन शिवानी जी दिन में सोने लगी, लेकिन दिन में भी यही हुआ। जैसे ही वह आंखें बंद करती उन्हें पवन दिखाई देता, जो कि उन्हें मारना चाहता था। और आस पड़ोस के सारे लोगों को लगता था
कि विकास उन्हें परेशान कर रहा है। और जब यह सब ज्यादा हो गया तब उनके आस पड़ोस वालों ने विकास के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि वह अपनी मां शिवानी को प्रताड़ित करता है। पुलिस विकास को उठाकर लेकर गई और उसकी खूब कुटाई की, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में शिवानी जी अपनी बेटी इंदु के साथ वहां आई और विकास को छुड़वा लिया कि विकास ने ऐसा कुछ नहीं किया। विकास गया तो पुलिस स्टेशन भला चंगा था, लेकिन अब लंगड़ा हुए वापस आया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और अब वह शिवानी जी से काफी गुस्सा था। उसने अपनी बहन से कहा कि वह मां को अपने साथ रख ले, वैसे भी उसे काफी पैसा मिला है तो उसे भी मां की जिम्मेदारी उठानी होगी। उसकी बहन शिवानी जी को लेकर अपने ससुराल आ गई। उसने सोचा कि कुछ दिन मां यहां रहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। शिवानी जी कुछ दिन अपनी बेटी के पास रही। वहां पवन ने एक भी बार आकर उसे परेशान नहीं किया। यह देखकर अब उसकी बहन को भी लगने लगा था कि यह विकास शायद शिवानी जी को परेशान कर रहा है। खैर कुछ दिन बाद सास ससुर के कहने पर उनकी बहू शिवानी जी को वापस विकास के पास छोड़ आई, यह सोचकर कि अब शायद शिवानी जी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। विकास ने खुशी खुशी उन्हें अपने पास रख लिया। विकास के पास आते ही पवन शिवानी जी को दोबारा सताने लगा। पवन हर रोज उन्हें मारने की कोशिश करता, लेकिन उनके प्राण निकलने से पहले उन्हें छोड़ देता, क्योंकि वह इतनी आसानी से उन्हें मारना नहीं चाहता था जितनी मानसिक पड़ता पवन ने झेली थी वह उतना ही उन्हें भी पतार करना चाहता था। इन्हीं सब के कारण कुछ ही समय में शिवानी जी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, जिस वजह से उन्हें मेंटल असाइन में भेज दिया गया। विकास की बहन इंदु शिवानी जी के इस हाल के लिए विकास को जिम्मेदार ठहराने लगी और अब उन दोनों भाई बहनों में काफी लड़ाई होने लगी थी। इंदु के ससुराल वालों ने इसमें भी अपना फायदा देखकर दोनों भाई बहनों में और लड़ाई लेने के लिए आग में घी डालने का काम किया। अब वे दोनों एक दूसरे के खून का प्यासे बन चुके थे, लेकिन अब पवन की आत्मा शिवानी को मेंटल असाइलम पहुंचाने के बाद विकास और इंदु के पीछे पड़ गई थी। विकास की आंख जैसे ही बंद होती तो पवन उसका गला दबाता, लेकिन इससे पहले कि उसकी सांस रुकती पवन उसका गला छोड़ देता। पवन भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कहता, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। वहीं इंदु के साथ भी पवन यही करता। इतना ही नहीं, पवन इंदु के ससुराल वालों को भी परेशान करता। पहले तो उन सभी को यही लगा कि शायद यह उन सभी का वहम है, इसलिए यह बात उन्होंने किसी को ना बताई। लेकिन एक रोज इंदु का पति जब छत पर टहल रहा था तब अचानक पवन उसके सामने हवा में प्रकट हुआ। उसे अचानक से अपने सामने देखकर इंदु का पति काफी घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता पवन ने उसे उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। पवन ने उसे सिर्फ 2 मंजिल के ऊपर से फेंका था, इसलिए उसकी जान तो बच गई, लेकिन सिर पर काफी चोट आई, जिससे उसे 3-4 दिन बाद ही होश आया था। होश में आते ही सबने उससे पूछा कि आखिर वह नीचे कैसे गिरा। तब उसने बताया कि उसे पवन ने उठाकर नीचे फेंका था। यह सुनकर सभी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी इंदु का ससुर किसी पंडित को लेकर घर आया ताकि घर में हवन किया जा सके। हवन के समय उन सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी हवन सामग्री की थाली गिर जाती, हवन के प्रसाद में चूहा आ जाता जिससे सारा प्रसाद अशुद्ध हो जाता, कभी हवन में इस्तेमाल होने वाला घी गिर जाता और हवन की अग्नि थी जो हर 2-4 मिनट में शांत हो रही थी। इन सब से पंडित जी का संदेह काफी बढ़ गया था। खैर जैसे तैसे हवन पूरा कर पंडित जी ने परिवार वालों को कुछ उपाय करने के लिए कहे, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि उनके घर में बहुत भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। उसी वजह से उनका हवन विफल हुआ था। परिवार वालों ने सारे उपाय किए, जैसे घर के हर कोने में मंत्र उच्चारित नींबू रखना, गुलाब की पंखुड़ियों को साफ पानी में डालकर किसी को बिना बताए घर में कहीं छिपाकर रखा गया। जब पंडित जी ने उन सभी को देखा तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि वह पानी जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थी वह स्याह काला हो चुका था, यहां तक कि वह नींबू काटने पर भी पूरा अंदर से लाल था। यह सब देखकर पंडित जी बोले कि तुम्हारे परिवार पर कोई भयानक खतरा मंडरा रहा है, कुछ करना होगा, कहीं यह कोई बड़ा नुकसान न पहुंचाए। यह सब सुनकर घर के सारे लोग घबरा गए और इंदु के ससुर ने पंडित जी को इसका समाधान करने के लिए कहा। तब पंडित जी ने बताया कि वह एक सामान्य पंडित हैं और जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर है वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह किसी ऐसे पंडित या तांत्रिक को ढूंढे जो कि इस तरह की नकारात्मक शक्ति को काबू में कर सके।
यह बोलकर वह पंडित तो वहां से चले गए, लेकिन अब उनका पूरा परिवार किसी ऐसे तांत्रिक या पंडित को ढूंढने लगे जो इस मुसीबत से उनको निकाल सके। वे सभी इसी काम में लगे ही थे कि एक दिन खबर आई कि विकास सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है। अब भले ही इंदु और विकास में कितना ही झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन है तो वह इंदु का सगा भाई ही, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर इंदु विकास को अपने घर ले आई, क्योंकि उसके घर पर उसकी देखरेख के लिए कोई नहीं था। लेकिन विकास के घर पर आने से पवन अब सबको ज्यादा परेशान कर रहा था। इसी दौरान फिर से इंदु के ससुर एक झाड़ फूंक करने वाले को घर पर लेकर आए ताकि वह पवन की आत्मा से उन्हें मुक्ति दिलाए। लेकिन पवन के आगे वह ज्यादा देर ना टिक सका और कुछ ही देर में पवन ने उसे वहां से भगा दिया। इसी तरह से उन्होंने कुछ और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी पवन पर पार ना पा सके। हर गुजरते समय के साथ पवन सबको पहले से ज्यादा परेशान करने लगा था। इंदु के ससुराल वाले अब इंदु को इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगे, क्योंकि पवन इंदु का ही तो भाई था। उन्हें लगा कि अगर इंदु को ही घर से निकाल दें तो पवन की आत्मा खुद ब खुदा थी, लेकिन वह इसमें कर भी क्या सकती थी। थक हार कर विकास के साथ इंदु अपने मायके आ गई। वे दोनों सोचने लगे कि आखिर इस समस्या से छुटकारा पाए, लेकिन इस दौरान अगर कोई भी इंदु और विकास की सहायता करता या उनसे बात भी करता तो पवन का प्रेत उनको भी परेशान करता। इसीलिए आस पड़ोस वालों ने भी उनसे बातचीत बंद कर दी थी। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि शिवानी जी ने मेंटल आइलमेर। वे दोनों काफी घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें अब तक इतना भरोसा था कि पवन उन्हें सिर्फ मानसिक और शारीरिक कष्ट देगा, लेकिन वह इस तरह से उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा, ये उन्हें अब पता चला। खैर, शिवानी जी का अंतिम संस्कार कर वे दोनों वापस घर आ गए। इस दौरान इंदु के ससुराल वाले शिवानी जी के अंतिम संस्कार में तक नहीं आए। इंदु और विकास अब जैसे तैसे पवन की आत्मा से पीछा छुड़वाना चाहते थे। इसके लिए विकास देर रात स्मशान में गया। वहां पर कुछ अघोरी बैठे हुए थे। नी ने उन अघोरियों को अपनी समस्या बताई। तभी उनमें से एक अघोरी ने उसे बोला कि तू तो वही है ना जिसने अपने भाई से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवाई थी। विकास ने कहा कि जी, उन्हीं का भाई हूं। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अब वह हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी मां को तो वह पहले ही मार चुके हैं और अब हमारे पीछे पड़े हैं। उनकी वजह से मेरी बहन को उनके ससुर वालों ने घर से निकाल दिया और यहां तक कि अगर कोई हमारी सहायता करने की कोशिश करता है तो पवन भैया उन्हें भी परेशान करते हैं। इसी वजह से आस पड़ोस में कोई हमसे बात तक नहीं करता। कुछ कीजिए प्लीज। यह सुनकर वही अघोरी बोला कि तेरे भाई ने आखिर आत्महत्या क्यों की, और हाँ, सच सच बताना, वरना मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। विकास बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे बताना ही पड़ा। उसने शुरू से सारी बात बताई कि कैसे उनकी जमीन के लिए ये मां ने उन्हें अपनाया था, और जमीन मिलने के बाद और पिता की मौत के बाद कैसे उन सब ने मिलकर उन्हें परेशान किया। फिर जल्दी ज्यादा पैसों के लालच में उनसे जबरदस्ती कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवाई। फिर नंदिनी को उनकी लाइफ में दोबारा भेजा और फिर उसके कुछ दिन बाद पवन ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर वह अघोरी बोले कि देखो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि यह कोई मजाक नहीं है। कर्ण पिशाचिनी साधना एक तामसिक क्रिया है। इसमें अगर कोई साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध भी कर ले तो उसका आगे का जीवन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं होता, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी हर समय, यहां तक कि बाथरूम तक में साधक के साथ रहती है। इसलिए साधक को हर स्त्री से, चाहे वह उसकी मां, बहन और बेटी ही क्यों ना हो, सबसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरी बात, कर्ण पिशाचिनी भले ही साधक के जीवन काल में उसे मालामाल कर दे, उसे उसके सभी सवालों के जवाब दे, लेकिन मरने के लगभग 2000 साल तक साधक की आत्मा को मुक्त नहीं करती, बल्कि वह उसे 2000 साल तक अपना गुलाम बनाकर रखती है। कर्ण पिशाचिनी साधना के कारण और आकस्मिक मृत्यु के कारण तुम्हारा भाई एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका है, क्योंकि यह सब उसने तुम लोगों की वजह से किया था। इसीलिए वह इसके लिए तुम सबको इसकी सजा दे रहा है। तुम्हारी मां मरी जरूर है, लेकिन उनकी आत्मा को तुम्हारे भाई ने अपना गुलाम बना लिया है। अब जब तक कर्ण पिशाचिनी उसे नहीं छोड़ती, वह तुम्हारी मां की आत्मा को आजाद नहीं करेगा, और हो ना हो, अब वह तुम दोनों को भी जल्दी ही अपने साथ ले जाएगा। यह सब सुनकर विकास काफी घबरा गया और उसने उस अघोरी के पैर पकड़ते हुए कहा कि उससे गलती हो गई और इसके लिए वह पवन से भी माफी मांगने को तैयार है, और जो वह कहेगा वह सब करने को तैयार है। लेकिन प्लीज वो उन्हें अब परेशान करना बंद कर दे।
अघोरी को उस पर दया आ गई और वह अगले दिन विकास के घर आ गया। वहां आकर उसने कुछ मंत्र उच्चारण किए, लेकिन पवन वहां नहीं आया। तभी उन्होंने विकास से कुछ सामान मंगवाया। लगभग आधे घंटे के अंदर विकास कुछ पूजा का सामान ले आया। तब उस अघोरी ने आम की कुछ लकड़ियां जलाकर मंत्र उच्चारण करते हुए पूरे घर में धुआं करना शुरू किया। इसी के साथ ही पूरे घर में अपने साथ लाए स्मशान की राख भी उड़ाने लगे। अब वहां इतना धुआं हो चुका था कि आसपास देखना तक मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद वहां पवन की आवाज गूंजने लगी कि आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। तब उस अघोरी ने कहा कि यह दोनों अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। यह सुनकर पवन को बहुत गुस्सा आया और वह बोला कि इनके माफी मांगने से क्या होगा? क्या कर्ण पिशाचिनी मुझे मुक्त कर देगी? इनकी वजह से मैं 2000 सालों तक कर्ण पिशाचिनी का गुलाम बन चुका हूं, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों तो अपना ऐश से जी रहे हैं। इतना सब छोड़कर जो गया हूं मैं, लेकिन मेरा क्या? मैं हर रोज कितनी मानसिक पड़ता से गुजरता हूं, इसका अंदाजा भी है इन्हें। मैंने इन्हें जरा सा परेशान किया तो ये लोग दौड़कर आपके पास आ गए, लेकिन मैं किसके पास जाऊं? मैं किससे मदद की गुहार लगाऊं? ये सुनकर इंदु बोली कि भैया, मानती हूं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन फिर भी मैं गुहार लगाती हूं कि आप हमें बख्श दीजिए। बदले में आपको जो चाहिए होगा वह मैं आपको दूंगी। इस पर उस अघोरी ने भी समर्थन दिया और कहा कि अगर यह लोग बोल रहे थे तो तुम यह सब करने से मना कर सकते थे, लेकिन तुमने इसके परिणाम जानते हुए भी इसके लिए हामी भरी और अब तुम इन्हें बहुत परेशान कर चुके हो, इसलिए इन्हें छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर पवन ने भयानक ढाह से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके ऊपर कर्ण पिशाचिनी का हाथ है और वह कितनी शक्तिशाली है यह आपको बताने की जरूरत शायद उसे नहीं है। इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इन्हें मुक्त करूं, उसके लिए तुम लोग मुझे मुक्त करवाओ। यह सुनकर उस अघोरी के चेहरे के भाव बदले, क्योंकि यह होना नामुमकिन था। कर्ण पिशाचिनी एक शातिर और स्वार्थी पिशाचिनी होती है। वह अपना नुकसान देखकर कोई काम नहीं करती, क्योंकि अगर पवन को उसने छोड़ा तो फिर उसे दूसरा गुलाम कहां से मिलेगा? और कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तिशाली पिशाचिनी से पार पाना उस अघोरी के लिए भी कठिन था। इसीलिए उस अघोरी ने बाकी के अघोरियों से राय मशवरा किया कि शायद कोई इसका समाधान जानता हो, लेकिन फिर सभी ने मिलकर इसका एक समाधान निकाला। अब 4-5 अघोरी विकास के घर आए और उसे कहा कि पवन आत्मा उन सभी चीजों से जुड़ी हुई है जो भी उसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से मिली है, इसलिए उन्हें उन सब चीजों को छोड़ना होगा। यह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस घर की हर एक चीज कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से मिली थी। यहां तक कि इंदु के ससुराल में भी घर गाड़ी सब कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की ही बदौलत था। लालच ने सभी को जकड़ रखा था। वे सारे पहले की तरह सामान्य जीवन नहीं बिताना चाहते थे, इसलिए कि ससुराल वालों ने इन सब को छोड़ने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि इंदु के घर में ना होने से घर अब पहले की तरह सामान्य था। इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ने से बेहतर इंदु को छोड़ना समझा। वहीं दूसरी तरफ इंदु और विकास भी यह सब छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर वह यह सब छोड़ते तो वह लोग फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो जाते। उस अघोरी ने उन्हें समझाया, लेकिन उनमें से कोई भी यह सब छोड़ने को राजी ना हुआ। तब उन अघोरियों को दोबारा इसका एहसास हुआ कि लालच इंसान पर किस हद तक हावी हो सकता है। फिर वे अघोरी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। उन दोनों ने किसी तांत्रिक से एक एक ताबीज बनवा लिए, यह सोचकर कि शायद ताबीज से पवन की आत्मा उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन वह गलत थे। पवन इस कर्ण पिशाचिनी साधना के कारण एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका था और यह ताबीज उसे ज्यादा देर तक उनसे दूर नहीं कर पा रहा था। हाँ, यह जरूर हुआ था कि अब पवन एक निश्चित समय तक ही उन्हें परेशान कर पाता था। उसके बाद उसे ज्यादा कष्ट होने लगता था, इसलिए उसे उन्हें छोड़ना पड़ता था। इसी दौरान इंदु के ससुराल ने उसे 1 महीने का समय दिया पवन की आत्मा से मुक्ति के लिए, और कहा कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर पवन की आत्मा से छुटकारा नहीं मिला तो चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन कर देना, क्योंकि वो लोग इंदु के पति की शादी करवाना चाहते हैं। तय समय में इंदु के पति की दूसरी शादी होनी थी। इंदु ने इसका काफी विरोध किया और वह वहां पुलिस लेकर आ गई, जिस वजह से वह शादी तोड़नी पड़ी। इंदु के ससुराल वाले अब कैसे भी करके इंदु से पीछा छुड़वाना चाहते थे। इसके लिए वह उसके मर्डर की योजना बनाने लगे। वह लोग समझा बुझाकर इंदु को अपने घर ले आए ताकि वहां उसे जलाकर मार सके, लेकिन उससे पहले ही पवन ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला।
इस दौरान पवन को ताबीज की वजह से कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन उसे इंदु के मर्डर में उसके ससुराल वालों को फंसाना था, इसलिए उसे मार ही डाला। इंदु को मारकर पवन के प्रेत ने विकास से कहा कि उसके ससुराल वालों ने इंदु को मार डाला है। यह सुनकर विकास ने फौरन पुलिस कंप्लेन की और पुलिस को लेकर उनके घर की ओर बढ़ने लगा। इंदु के ससुराल वालों ने सोचा था कि उसको जलाकर मारने पर तो इसे हादसा दिखा सकते थे, लेकिन पवन ने उसका गला ही दबाकर मार दिया। अब वह पक्का फंसे, क्योंकि इंदु की गर्दन पर उंगलियों के निशान थे और कानून भूत प्रेतों में नहीं मानता। इसलिए वह लोग इंदु की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। वे लोग इंदु के शव को लेकर गाड़ी में डालकर ले जा ही रहे थे कि तभी अचानक विकास वहां पुलिस को लेकर आ पहुंचा। पुलिस को वहां देखकर वे सारे हक्के बक्के रह गए और फिर इंदु के मर्डर के जुर्म में सभी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक विकास काफी हताश हो चुका था, क्योंकि अब वहां कोई भी नहीं बचा था जो इंदु के बेटे का ख्याल रख सके। इसीलिए वह उसे लेकर अपने घर आ गया। अब विकास सोच ही रहा था कि वह आगे क्या करे। तभी पवन की आत्मा वहां आई और भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली कि अब सिर्फ तू ही बचा है। उसके ससुराल वालों ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन मैं तुझे पहले तड़पा, हंगा और फिर मारूंगा, वैसे ही जैसे मैं तड़प कर मरा था। यह सुनकर विकास को समझ आ चुका था कि अब वह इन सब से नहीं बच सकता, और अगर जान प्यारी है तो उसे यह सब छोड़ना ही होगा। अपने लिए ना सही, अपने भांजे के लिए ही सही, क्योंकि अब उसका विकास के अलावा कोई नहीं बचा। थक हार कर विकास ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जो भी पवन ने कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से हासिल की थी, और फिर अपने भांजे को लेकर अपने पिता के गांव आ गया, जहां अब भी उसके पिता के हिस्से की 25 बीघा जमीन थी और गांव में घर भी था। गांव पहुंचकर उसने अपने और अपने भांजे के लिए एक एक ताबीज बनवाया, ताकि भविष्य में पवन उन दोनों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन इस ताबीज को धारण करने की शर्त यह थी कि इसके साधक को हर रोज नहाना पड़ेगा, यहां तक कि ठंडी में भी साफ सफाई का उचित ख्याल रखना पड़ेगा, और इसके साथ ही तामसिक क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ किया तो इस ताबीज की शक्ति खत्म हो जाएगी। विकास आज भी गांव में अपने भांजे के साथ रहकर खेतीबाड़ी कर रहा है। पवन की आत्मा ने उसे परेशान करना अब छोड़ दिया है। वहीं उसके ससुराल वाले आज भी जेल में हैं। वह वहां उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो साथियों, कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चल चुका होगा कि भले ही इसमें आपको फायदा दिखता हो, लेकिन नुकसान उससे कहीं ज्यादा होता है। और इसी के साथ हमारी आज की यह स्टोरी भी कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो फिर लिखिए, हम हैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं। पूरी स्टोरी, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को पूरा सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में लिया जाएगा।